वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। आपको पता है अकबर एक मुग़ल शासक थे, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एम्परर अकबर थे, अकबर जो मुग़ल सम्राट थे, उनको अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वो मुग़ल जो साम्राज्य था, मुग़ल एम्पायर, उसके तीसरे रूलर थे और 13 साल की उम्र में ही वो राजगद्दी पे बैठे थे। क्योंकि आपको पता है जो उनके फादर थे हुमायूं का डेथ जो है अचानक हो गया था, वो दीन पना लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरने की वजह से। तो बहुत कम एज में ही अकबर जो है राजा बन गए थे और बाकी कहानी आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत। तो उनका जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 49 ईयर्स का रेन था, शासनकाल था उनका। इस शासनकाल में जो उनका शासन था रहा बहुत बढ़िया रहा। इसी वजह से उनका जो शासन है वो इंडिया के जो इंडियन हिस्ट्री है उसका कह लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से। मतलब इस टाइम पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऐसे बने जो आज तक लागू हैं। ठीक है, वो एक विजनरी लीडर थे। मतलब वो जो भी पॉलिसी बनाते थे, जो भी पॉलिसी हटाते थे, वो दूर तक का सोच के, ऐसा नहीं कि तुरंत अपनी ख्वाहिश के हिसाब से बदल दिया, नहीं, वो दूर तक का सोच कर कि हिस्ट्री में उनका क्या रोल रहेगा, क्या आगे चल के चीज़ें बदली जाएंगी, किस तरीके से रूल करना चाहिए, किस तरीके से एक साम्राज्य को फंक्शन करना चाहिए, इस सब को लेकर के उनका एक विज़न था और वो उस हिसाब से काम करते थे। इसलिए उनका जो विज़न है उसमें हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन देखने को मिलता है। मतलब बहुत जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ज़्यादा ही कुशाग्र थे। इसके अलावा उनके शासन में हमको रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता है कि सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलने की जो भावना थी वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थी। इसके अलावा जो उनका कल्चरल पैट्रोनेज था, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि प्रभावित थे और उनको प्रमोट भी क्या करते थे, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कह लीजिए कि पेंटिंग्स हो, इन सब को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि उसके प्रति उनका झुकाव ज़्यादा था। तो जो मुग़ल रूलर हैं अकबर, उनको जाना जाता है उनकी अक्लमंदी की वजह से, उनके विज़न की वजह से, और जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी वो हमको पता है कि आज भी हमारा जो नेशन है उसको शेप दे रहा है, उसको एनरिच कर रहा है। तो हम लोग जान लेते हैं अकबर के द्वारा कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए गए उनको। ठीक है, तो एम्परर जो एक अकबर जो थे, उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो एम्पायर था उसको इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए, उसका मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए ताकि उनका जो वास्ट एम्पायर था उसको इफ़ेक्टिवली गवर्न कर सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपने एम्पायर को 12 प्रोविंसेस में, जिनको हम लोग सूबास कहते हैं ना, उनमें बांटा और हर सूबा का जो गवर्नर था उसका नाम, उसका जो रैंक था वो था सूबेदार का। ठीक है, सूबेदार कह लीजिए, और जो दीवान हुआ करता था वो एक सूबा का गवर्निंग बॉडी था और उसका काम था वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करना और मिलिट्री एड प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अकबर के द्वारा लाया गया, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहा गवर्नेंस के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए। अब सोच लीजिए कि सेंटर ही सब चीज़ कंट्रोल करेगा, टैक्स कलेक्शन और बाकी सारी चीज़ें, लैंड रेवेन्यूज़ के बारे में जानना, जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं, इसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंसेस सबको कंट्रोल करना। छोटे लेवल के जो छोटे एम्पायर्स वगैरह होते हैं, छोटे स्टेट्स होते हैं, उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन अकबर का जितना बड़ा एम्पायर था उसको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए उसको ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर लाना ही चाहिए था और वो लाया भी। इस वजह से आपको पता है कि अकबर के टाइम पे शासन बहुत ज़्यादा स्मूथली रन किया था। ठीक है, अकबर के द्वारा लाया गया एक और बढ़िया सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, वो था मनसबदारी सिस्टम। देखिए, अपने आप में एक अलग टॉपिक मांगता है ये मनसबदारी सिस्टम, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक चीज़ें यहीं सीखें। तो मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी नोबल्स हुआ करते थे उनको रैंक दिया जाता था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक हुआ करता था जिसको ज़ात कहते थे, और एक मिलिट्री रैंक हुआ करता था जिसको कह लीजिए कि सवार कहा करते थे, जो कि ये श्योर करता था कि जितने भी नोबल्स हैं वो लॉयल रहें और एफिशिएंटली टैक्स कलेक्शन और मिलिट्री एड प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, और ये हेरिडिटरी नहीं था। कहने का मतलब कि मनसबदारी सिस्टम में जो रैंक
हुआ करता था वो उसके बेटे को जाएगा नहीं, बल्कि ये टैलेंट के ऊपर था। ठीक है, अब पहले हम समझ लें कि ज़ात क्या है। देखिए, ज़ात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक को बताता है कि एक आदमी का रैंक क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किस, जैसे अभी डीएम हम लोग जानते हैं कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसी टाइप का रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक हुआ करता था जो बताता था कि ये क्या काम करता है, और इसके अलावा इसके अब जो ज़ात है वही सैलरी भी बताता था। और जो सवार था, सवार ये डिनोट करता था कि उसका कैवलरी रैंक कितना है, कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ हॉर्सेस, कितने नंबर ऑफ कैवलरी मैन, मतलब घुड़सवार वो ओन करता है और मिलिट्री में देगा, समझ लीजिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसका कैवलरी रैंक हुआ करता था जिसको सवार कहते थे। ये दोनों बेसिक चीज़ें था, कह लीजिए कि मनसबदारी सिस्टम में दो चीज़ें थी रिप्रेजेंटेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक जिसको ज़ात बोले और मिलिट्री रैंक या कैवलरी रैंक जिसको सवार बोले। ठीक है, और इसी बेसिस पे अलग अलग टाइप के मनसबदार हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ये अलग अलग टाइप के, जहाँ पे हम लोग जब इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो अलग कहानी आएगी फिर वो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो रैंक्स था एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक और मिलिट्री रैंक, इसकी वजह से लॉयल्टी, जो नोबल्स थे वो लॉयल है, क्योंकि उनको पता था जितना काम करेंगे उतना बढ़िया रैंक होगा, उस तरीके से प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि ये हेरिडिटरी तो था नहीं कि आप करें ना करें, आपके फादर अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, ऐसा था नहीं। अब ये जो सिस्टम था ये मदद किया एक, है ना, एक अलग ग्रुप को जनरेट करने में जिसमें टैलेंटेड लोग, कहने का मतलब टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के रिक्रूटमेंट में ये बहुत बड़ा रोल निभाया। और कोई भी इस चीज़ में माने नहीं रखता था कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये सब चीज़ माने ही नहीं रखता था मनसबदारी सिस्टम में। आपने जिस तरीके से काम किया उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता था, उस हिसाब से आपको रैंक दिया जाता था। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम आपको पता है आज भी हम लोगों में, जो आप जब पढ़ते होंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है इसकी छवि। ठीक है, अकबर का जो ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ आई, इससे उनके गवर्नेंस में फ़ायदा हुआ। ठीक, इसके अलावा अकबर ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको भी रिवोल्यूशनाइज़ किया और दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, दहसाला सिस्टम पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका कह लीजिए कि जो असल प्रभाव है, जो कह लीजिए कि मेन दहसाला सिस्टम है, जिससे कह लीजिए कि एम्पायर को फ़ायदा हुआ, सच में बहुत फ़ायदा हुआ, और जिसमें बहुत ज़्यादा कोई हम लोगों को कमी देखने को नहीं मिलता, वो दहसाला सिस्टम अकबर के द्वारा लाया गया। शेरशाह सूरी ने भी दहसाला सिस्टम लाया था, हम लोग इसके पहले वीडियोज़ में देखे हैं। पर जब हम लोग पढ़ते हैं कि बाबर के द्वारा लाया गया दहसाला सिस्टम, फिर हुमायूं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए, लेकिन उन दोनों से बेटर था शेरशाह सूरी का, और लास्ट में सब प्योरीफाई होकर के समझ लीजिए कि सबसे बेटर दहसाला सिस्टम अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 साल, पिछले 10 साल में जितना यील्ड हुआ है उसका एवरेज लिया और उस हिसाब से उन पे टैक्स फिक्स कर दिया गया। ऐसा नहीं कि इस साल का या फिर उनको एक नंबर दे दिया गया कि इतना पे कीजिएगा, नहीं, बल्कि पिछले 10 साल में आपका उपज कितना हुआ। अब पिछले 10 साल में लगातार बढ़िया होगा ये तो ज़रूरी नहीं, किसी साल फसल अच्छी रहेगी, किसी साल ख़राब रहेगी, उन सब का एक एवरेज निकाला और उस एवरेज को के हिसाब से उसका टैक्स फिक्स कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पेजेंट्री क्लास थी, जो किसान जो लोग थे, उनके ऊपर का बोझ कम हुआ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आया। देखिए, अगर किसानों पर ज़्यादा बोझ चला जाएगा कि भाई अपने प्रोडक्ट का हाफ आप दे दीजिए रेवेन्यू में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खाएगा क्या, बेचेगा क्या, घर कैसे चलाएगा। ठीक, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एम्पायर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उनके ऊपर बर्डन कम हो, और दहसाला सिस्टम जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया वो इस काम को बखूबी कर रहा था। चलिए पढ़ते हैं अकबर के एक बेहतरीन पॉलिसी के बारे में, जो है राजपूत पॉलिसी। अकबर का जो अप्रोच था पावरफुल राजपूत रूलर्स को लेकर के, क्योंकि उनको पता था कि जो राजपूत रूलर्स हैं वो वेलौर, उनका जो युद्ध कौशल है बहुत बढ़िया है, तो उससे बार बार लड़ाई करके अपने आप को परेशान करने से बढ़िया है कि संधि कर लें ना, किसी भी प्रकार का। तो जो उनका पॉलिसी थी राजपूत रूलर्स के थ्रू, वो दिखाता है कि व्यवहार कितना बढ़िया हो सकता है इंसान का। इसलिए कहते हैं कि उनका जो राजपूत पॉलिसी है वो प्रैग्मेटिज्म का, व्यवहारवाद का, डिप्लोमेसी का बेहतरीन एग्जाम्पल है।
उनको पता था कि भाई अलाइंसेस बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए बहुत सारा फ़ायदा है, उसमें से मैं एक थोड़ा सा फ़ायदा बता दूँ। एक तो जो राजपूत रूलर्स हैं, अगर उनको अपने में नहीं मिलाइएगा तो एक लगातार खतरा बना रहेगा, आप उन पर रूल नहीं कर पाइएगा। पहली चीज़ तो आप जीतिएगा, आइएगा वापस, फिर कोई ना कोई राजपूत रूलर जो है खड़ा हो जाएगा, फिर आपको जाके लड़ाई करनी पड़ेगी, तो ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, जहाँ पे कह लीजिए कि राजपूत रूल क्या करते थे, मेनली जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था अपना, वहाँ से बार बार जो बाहरी लोग आते थे हमला करने के लिए, तो उस रीजन को आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तो छोटे मोटे कोई भी रेड्स होते रहेंगे, जिसकी वजह से एम्पायर को नुकसान होगा और जो सेंट्रल पावर है उसके ऊपर सवाल भी उठेगा कि आपका पावर का कोई दबदबा नहीं है। तो इसलिए इन बाकी और भी बहुत सारे वजह थे, इन सबको देखते हुए, मेनली इन 2 वजहों को देखते हुए अकबर ये समझे होंगे कि अलाइंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अलाइंसेस दोनों टाइप के उन्होंने बनाए, पॉलिटिकल भी और मैट्रिमोनियल भी। जहाँ पे पॉलिटिकल से काम बना वहाँ पॉलिटिकल अलायंस बनाए, जहाँ मैट्रिमोनियल से बना वहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए। इसमें इस क्षेत्र में मैट्रिमोनियल अलायंस के क्षेत्र में आपको पता है कि जोधा भाई का नाम आता है, जो राजपूत राजकुमारी थी जोधा बाई जो आमेर की थी, पुराना नाम उसका अम्बेर है, लिखा अम्बेर जाता, आमेर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ की थी और उनसे शादी हुई और इस वजह से उनका जो पोजीशन था मुग़ल कोर्ट में वो बढ़ गया। इसके अलावा अकबर ने जो राजपूत चीफ्स थे, राजा मान सिंह वो भी आमेर के थे और राजा भगवान दास वो भी आमेर के थे, इन दोनों को अपना ट्रस्टेड मनसबदार भी बना दिया। अब ये जो पॉलिसी है इंटीग्रेशन का, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि उसके एम्पायर को के स्टेबिलिटी को बढ़ाया, बल्कि एक सेंस ऑफ यूनिटी भी दिया, ताकि जो इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच कोलैबोरेशन दिखाया। तो सेंस ऑफ यूनिटी बहुत ज़रूरी था, ताकि शांति से जो एम्पायर है वो रन किया जा सके। अब आता है हमारा टॉपिक रिलीजियस टॉलरेंस और हार्मनी का। देखिए एम्पायर जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा ही टॉलरेंट पॉलिसीज़ में विश्वास रखते थे। तो अकबर ने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को एबॉलिश किया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाए गए थे, कि जिसमें मेन है जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स। देखिए मैं समझा देता हूँ जिजिया क्या है। तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिथ्स घूमते रहते हैं, बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज घूमते रहती है। जिजिया जो है, अगर आप किसी भी मुस्लिम डायनेस्टी या मुस्लिम एम्पायर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ इस्लामिक लॉ लगाया जाता है, शरिया लगाया जाता है, तो वहाँ पे 2 तरह की बातें आती हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज़कात देंगे, जो कि 2.5% होता है, 1 साल के अर्निंग का 2.5% आप उसको देंगे। जो वेलफेयर है सोसाइटी का, उस केस में उसके लिए देंगे 2.5%, जिसको ज़कात कहते हैं। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है तो वो ज़कात नहीं देते, तो उनके लिए एक अलग टैक्स आता है जिजिया, जो कि समझ लीजिए कि ज़कात के इक्विवेलेंट है, जो मुस्लिम्स पे करते हैं। तो जो जिजिया था वो ये था कि आप एक मुस्लिम एम्पायर में रह रहे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी और समाज के कल्याण के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा एम्पायर को। इसका नाम था जिजिया। ये जिजिया बाकी और किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। हाँ, इसकी वसूली में बहुत लोग अजीब हरकत कर देते थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो बेइज्जत करने लग जाते थे। इस वजह से इसका इर्द गिर्द जो कहानी बना है बहुत फॉल्स बना है। ये सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि एक तरह का टैक्सेशन पॉलिसी था। हाँ, लेकिन इसके वसूली में और उसके रेट में बहुत अलग अलग एम्पायर में अलग अलग तरह का हम लोगों को देखने को मिला, जो कि आपको पता ही है कि कानून को हर जो राजा है वो अपने हिसाब से बदलता है। तो इंडिया में जो चल रहा था उस टाइम पे, वो जिजिया को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध था नॉन मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि एक तो उनका तरीका बहुत गलत था वसूलने का, और जिजिया बहुत हाई कर दिया गया था। जो जितने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर आते थे वो उसको बढ़ा देते थे, ठीक। तो इस वजह से एक समझ लीजिए कि ब्रदरहुड का सेंस डेवलप नहीं हो रहा था, और जो रूलर थे उसके खिलाफ कह लीजिए कि अपनापन लोग फील नहीं कर रहे थे। उनको लगता था बाहरी है, इस वजह से हमें परेशान कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के जिजिया को जो है अकबर ने क्या कहते हैं कि हटा दिया, एबॉलिश कर दिया। और जो पिलग्रिमेज टैक्स था, कहने का मतलब आप अपने जो भी कह लीजिए कि पवित्र जो भी यात्रा करते हैं, तीर्थ जिसे कहते हैं, अलग अलग जगह पे, भारत में आपको पता है तीर्थ अलग अलग स्थानों पे हो रहा होता है। तो तीर्थ स्थलों पे
और तीर्थ करने पे टैक्स लग गया कि आपको वहाँ जाना है तो ठीक है, तीर्थ करने के लिए आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना पड़ेगा। वो भी जो है उसमें भी दिक्कत ये होता था कि वसूलने वाले लोग बदतमीज़ी कर देते थे, अजीब अजीब हरकत कर देते थे। वो टैक्स जैसे ऑर्थोडॉक्स रूलर आया उसको बढ़ा देता था। तो इन 2 टैक्स जो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स पे लगते थे, मुस्लिम्स में नहीं, तो उसको लेकर के अकबर ने उसे हटा दिया। देखिए अब ये भी सवाल आ सकता था कि फिर अगर आपने ये हटा दिया तो मुस्लिम पॉपुलेशन से भी टैक्स, कुछ किसी प्रकार का टैक्स हटे जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखिए जो अकबर थे उनका ये करना बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि आपको पता है इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स थी। पहला फ़ायदा तो ये था कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कह लीजिए कि खुश रहेगा। दूसरा, क्योंकि जो एम्पायर था वो मुस्लिम वहाँ पे क्या कहते हैं कि शासन चल रहा था, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उनको इनडायरेक्ट फ़ायदा था ही, तो उस पर से टैक्स हटा के और फ़ायदा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड ग्रुप था। जब मुस्लिम शासन चल रहा था तो उस टाइम पे मुस्लिम्स प्रिविलेज्ड ग्रुप थे। ठीक है, पॉपुलेशन के साइज़ में छोटे रहे होंगे लेकिन प्रिविलेज थे, और जब भी प्रिविलेज्ड ग्रुप रहता है उसको और ज़्यादा छूट दे करके कह लीजिए कि गैप को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अकबर का जो पॉलिसी था ये बहुत बेटर था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इक्वलिटी भी प्रमोट हुआ। उसने जो उनका एम्पायर था उसमें इक्वलिटी का सेंस गया। इसके अलावा उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट किया, इनकरेज किया कि जो दूसरे धर्म के दूसरे क्रीड के लोग हैं वो आपस में बातचीत करें, जिनका अलग अलग विश्वास है, अलग अलग भगवान पे, अलग अलग चीज़ों पे, वो आपस में बात करें, अपने जो फेथ से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो शेयर करें। तो उनमें से क्या होगा कि जो अच्छी बातें हैं दोनों तरफ जाएंगी, ठीक है, प्रमोट होगा और एक ब्रदरहुड का भी सेंस बनेगा। तो इसलिए इंटरफेथ डायलॉग और डिबेट को वो जो है इनकरेज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग और कोएग्जिस्टेंस का एक सेंस जो है वो बहुत कह लीजिए कि डेवलप करे। इसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन्होंने। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना कि हाँ भाई दूसरे फेथ का क्या मानना है, या दूसरे फेथ वाले लोग भी अपने भाई ही हैं, ठीक है। कोएग्जिस्ट करना कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक ही जगह रह रहे हैं। तो कोएग्जिस्टेंस का सेंस ये है कि हम बिना किसी परेशानी के अपनी वजह से किसी को परेशान ना करें, अपने फेथ की वजह से ना ही दूसरे के फेथ को लेकर के खुद परेशान हो। तो इसको हटाने के लिए कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अकबर ने प्रोवाइड किया था। अकबर ने अब इस चीज़ को लेकर के वो समझ ली कि एक कदम और आगे गए। अकबर ने क्या किया, एक सिंक्रेटिक रिलीजन डेवलप किया जिसका नाम था दीन इलाही। सिंक्रेटिक रिलीजन समझ लीजिए कि सभी धर्मों को मिला करके, उनकी अच्छी अच्छी बातों को मिला करके एक धर्म का कह लीजिए कि फाउंडेशन किया, दीन इलाही, जिसमें जितने भी अलग अलग ट्रेडिशंस थे इंडिया में उस टाइम पे उन सब के एलिमेंट्स को ब्लेंड किया। देखिए अकबर जो है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल, क्योंकि 13 साल की उम्र में उनको राजगद्दी संभालना पड़ा। तो लेकिन वो इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थे। तो जब भी डिबेट हुआ करता था तो वो खुद भी शामिल होते थे। अलग अलग जो उस टाइम पे स्कॉलर्स थे अलग अलग धर्मों के, उन सब से बातचीत भी होती थी, उन सब से अच्छी बातें भी सुनते थे, और सभी से अच्छी बातों को लेकर के उन्होंने ब्लेंड किया और एक धर्म का फाउंडेशन किया, दीन इलाही। हालांकि ये जो धर्म है ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन ये दिखा रहा था कि अकबर कमिटेड थे यूनिटी को लेकर के और अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स की तरफ रिस्पेक्ट को लेकर के, कि आपको साथ रहना है और एक दूसरे की इज्जत करनी है। इसलिए वो कोशिश भी की कि हम मतलब ऐसा सिस्टम ले आएँ ताकि सब में सेम सिस्टम रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हमें ये देखना है कि जो पॉलिसी था वो टॉलरेंट पॉलिसी बनाया गया इनके द्वारा। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे के उनके जो आगे रूलर्स आते हैं, जो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो जो उनका जो पैट्रोनेज था हिंदू टेम्पल्स की तरफ, फेस्टिवल्स की तरफ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ, जितने भी थे, ऐसा नहीं थे कि सिर्फ वो जो है मुस्लिम जो मॉस्क हुआ करते थे और जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उनको ही फाइनेंशियल एड दिया करते थे, बल्कि जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको भी फाइनेंशियल एड दिया करते थे। इसके अलावा फेस्टिवल्स में भी एड दिया करते थे, और जो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको ग्रांट्स भी दिया करते थे, ठीक है। लैंड ग्रांट हो या किसी प्रकार के रूप में हेल्प जो है वो एम्पायर की तरफ से दिया जाता था उन लोगों को। ये दिखाता है कि वो अलग अलग फेथ को लेकर के उनके अंदर क्या भावना थी। तो हम लोगों को पता चलता है कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे वो अलग अलग जो रिलीजन था, फेथ था, उसको लेकर के, जिसकी वजह से कि इंडिया का उनके शासनकाल में इंडिया का आइडेंटिटी
प्लूरलिस्टिक था। कहने का मतलब कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। ये उस टाइम पे पहचान इंडिया का भी था उनके शासनकाल में। ठीक, चलिए अब हम लोग अकबर के कल्चरल पैट्रोनेज के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो जो एम्पर अकबर थे, उनके रूल में जो मुग़ल एम्पायर था कल्चरली बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। उनका जो आर्ट की तरफ और जो लिटरेचर की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, आर्किटेक्चर की तरफ और साइंस की तरफ जो उनका झुकाव था, जो लगाव था, उसकी वजह से उनका जो कोर्ट था वो सेंटर ऑफ कल्चर बन गया। ठीक, देखिए सेंटर ऑफ कल्चर कहने का मतलब वहाँ कुछ इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी गई, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाए गए, साइंस को लेकर के इतना डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे लेकर के, जो कि पूरे एम्पायर में, पूरे इस कह लीजिए कि किंगडम में कहीं नहीं हो रहा था। इस वजह से उनका जो कोर्ट था सेंटर ऑफ कल्चर बना। हम लोग आगे देखेंगे भी कि नौरत्न, जो अकबर के नौरत्न थे, 9 जेम्स थे, जेल्स थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फिलहाल जानते हैं जैसे कि अबुल फजल जो थे, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा, जो कह लीजिए कि अकबर के शासनकाल को जो लिखा है अकबरनामा में और आईने अकबरी में, ये दो जो मास्टरपीस था वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर का जो कल्चरल अचीवमेंट है वो ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत सारे जो इंडियन एपिक्स थे उनका पर्शियन ट्रांसलेशन करवाया। ठीक है, जैसे कि हमज़ानामा और रज़्मनामा। हमज़ानामा एक्चुअली में एक कहानी पे बेस्ड है, जो कि पर्शियन कहानी पे बेस्ड है, उसमें पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है, लेकिन रज़्मनामा जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेशन है महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो रज़्मनामा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पर्शियन ट्रांसलेशन करवाने से क्या हुआ कि एक तो हमारा जो लिटरेरी हेरिटेज है वो तो प्रिजर्व रहा। देखिए, अगर उन किताबों को टाइम टू टाइम रिपब्लिश या नहीं किया जाएगा तो वो किताबें धीरे धीरे, वो नॉलेज जो है लोगों के बीच से ख़त्म हो जाएंगी। तो ट्रांसलेशंस करने से दो फ़ायदा हुआ। एक तो जो हमारा लिटरेरी हेरिटेज था हमारे देश का वो प्रिजर्व रहा, साथ में अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने की वजह से इंडियन कल्चर जो है वो डिसेमिनेट हुआ, मतलब फैला, है ना, बाकी की बाहरी दुनिया में भी। तो आज जो साथ में हम लोगों का पर्शियन एम्पायर चल रहा था, इधर मुग़ल एम्पायर, उधर पर्शियन एम्पायर, और जहाँ का मेन लैंग्वेज ही पर्शियन था, तो वहाँ के लोग भी हमारे जो लिटरेरी हेरिटेज है उससे वाकिफ़ है, उसको जाने समझे। तो जो इंडियन कल्चर है वो डिसेमिनेट हुआ बाहरी दुनिया में। इसके अलावा आर्किटेक्चर के फील्ड में उनका कह लीजिए कि पैट्रनेज जो था, इसका सबूत है वो फतेहपुर सिकरी है, बुलंद दरवाज़ा है, जंतर मंतर है, जो आज भी हम लोग देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कितना बढ़िया से जो उनका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट उनके शासनकाल में हुआ, उसका कह लीजिए कि जीता जागता ये सब सबूत है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में मुग़ल एम्पायर का कितना कह लीजिए कि कौशल था, ये हम लोगों को इन सारे जो आर्किटेक्चर्स हैं ना, कह लीजिए कि आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं, क्योंकि नमूने हैं देश में और कहीं हमको देखने को नहीं मिलता। मतलब सब अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सब अलग अलग ज़माने के अलग अलग आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के हैं। ठीक, लेकिन अकबर के शासनकाल के ये जो 3 मार्वल्स हैं ये हमको बताते हैं कि अकबर के टाइम पे आर्किटेक्चर, जो इंडियन आर्किटेक्चर था वो कितना डेवलप था। अच्छा चलिए, नौरत्न, जो अकबर के नौरत्न थे, उनको जानने से पहले एक छोटा सा बात मैं बता देता हूँ कि जो सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस को लेकर के, मतलब उनके साम्राज्य में जो है इंसाफ मिलता रहे लोगों को, इसके लिए अकबर ने क्या किया था कि आपको पता होगा, दीवान ख़ास बनवाया था। आज भी हम लोग को पता है कि दीवान ख़ास जो है, लाल किला का जो दीवान ख़ास है ठीक वैसे ही फंक्शन करता था। दीवान आम, दीवान ख़ास 2 कह लीजिए कि कोर्ट में जगह हुआ करती थी। दीवान आम में जो है वो अपने करीबी जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनसे लेकर के देश को चलाने के ऊपर अलग अलग चर्चाएं किया करते थे, और जो दीवान ख़ास में ऐसा होता था, और जो दीवान आम था वो लोगों के लिए था। मतलब जो भी बाहरी लोग हैं वो अपना गुजारिश लेकर के इंसाफ के लिए आ सकते थे और राजा के सामने बातें रखते थे, और राजा उसी टाइम पे इंसाफ किया करता था। तो अकबर ने दीवाने आम और दीवाने ख़ास का जो कल्चर था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इससे लोगों का बहुत ज़्यादा भला हुआ। हम लोग मूवी भी देखते हैं, जो था अकबर मूवी, उसमें हम लोगों को दीवाने ख़ास का सीन भी दिखाया जाता है, वो कोड़ा वाला सीन आपको याद होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो अकबर के कोर्ट में नौरत्न थे, जो बहुत फेमस नौरत्न थे, उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो पहले नौरत्न थे वो थे अबुल फजल इब्न मुबारक, ठीक है, जो जिनको अबुल फजल के नाम से हम लोग जानते हैं। अबुल फजल जो थे वो अकबर के ट्रस्टेड फ्रेंड थे और हिस्टोरियन थे, मतलब करीबी दोस्त भी थे, भरोसेमंद दोस्त भी थे और हिस्टोरियन थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें दो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा और आईन अकबरी। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में जाना। ये दोनों बुक जो हैं ये अकबर के शासन का कह लीजिए कि हम लोगों को स्टडी करने का बेस्ट सोर्स है कि अकबर के रेन में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके का कल्चरल मिल्यू था ना, और मतलब कह लीजिए कि अकबर का मतलब अकबर के शासनकाल में मुग़ल एम्पायर किस तरीके से काम किया, इसका पूरा कह लीजिए कि अगर आपको जानना हो, डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो वो इन किताबों में लिखा हुआ। और इसी वजह से जो हिस्टोरिकल सोर्स मुग़ल एम्पायर के जो हिस्टोरिकल सोर्स का बेहतरीन बुक है अकबरनामा और आईन अकबरी, ठीक। दूसरे जो नौरत्न में से थे वो थे बीरबल, जिनका ओरिजिनल नाम था महेश दास, ठीक है। और आपको पता होगा बीरबल का बहुत सारा आपने कहानी सुना है। तो बीरबल जो थे वो अकबर के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट थे, भरोसेमंद आदमी थे, एडवाइज़र थे, ठीक। अपने इंटेलिजेंस की वजह से उन बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कह लीजिए इंटेलिजेंस ऐसा भी नहीं कि कह लीजिए कि सिर्फ चालाक हैं और पॉलिसीज़ बनाने में मदद कर, बल्कि उनका जो इंटेलिजेंस हुआ करता था उसमें विट देखने को मिलता है, ह्यूमर देखने को मिलता है कि वो चीज़ों को जब समझाते थे अकबर को या कोर्ट को, किसी को भी, तो उनका समझाने का तरीका जो था वो कह लीजिए कि वो डायरेक्ट नहीं समझाते थे, वो कहानियों में बताते थे ताकि लोगों को मज़ा भी आए, उसमें हंसी भी लगे और जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, जो कंसेप्ट देना चाह रहे हैं वो भी समझे। तो उनका जो कह लीजिए कि एडवाइस हुआ करता था, जो डिबेट हुआ करता था, वो कह लीजिए कि एक विट का सेंस देता था, ठीक है, लेकिन ह्यूमर के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डिबेट्स उन्होंने एम्परर अकबर के साथ किया है और उसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। एक से एक कहानियाँ, एक से एक एनेक्डोट्स, मतलब समझ लीजिए कि उपाख्यान, हमको जो है लेजेंडरी उपाख्यान सब जो है हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। कई केसेस में फ़नी सा हम लोगों को अकबर और बीरबल के बीच का वार्तालाप देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, मज़ा भी आता है। खैर, रियल में वो सब एग्जिस्ट करता था कि नहीं, लेकिन ये सारी कहानियाँ जो हैं वो उनके नेचर को दिखाती थी, ठीक। तीसरे जो नौरत्नों में से थे वो थे राजा तोडरमल। राजा तोडरमल जो थे वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जो दहसाला सिस्टम का कह लीजिए कि क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है कि उन्होंने ही दहसाला सिस्टम, जो बेहतरीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको कह लीजिए कि इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म किया, ताकि एक फेयर और एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन हो सके। इसी वजह से अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते तो जो एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता। तो मुग़ल एम्पायर के लिए एक स्टेबल फिस्कल पॉलिसी के लिए उनको जाना जाता है। चलिए, जो चौथे नवरत्नों में से थे वो थे राजा मानसिंह, ठीक। राजा मानसिंह जो थे वो एक ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर थे अकबर के। इसके अलावा आपको पता होगा अकबर के क्लोज रिलेटिव थे, अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई के जो भाई थे उनके बेटे थे राजा मानसिंह, मतलब कह लीजिए कि जोधाबाई जो हैं राजा मानसिंह की बुआ हुई, ठीक। तो इस तरीके से क्लोज रिलेटिव भी हुए, साथ में एक ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर थे और युद्ध कौशल बहुत बड़ा था उनके अंदर। और इसी वजह से जो राजा मानसिंह है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मुग़ल एम्पायर के एक्सपेंशन में और कंसोलिडेशन में, मतलब मुग़ल एम्पायर का एक्सपेंशन में कई युद्ध को उन्होंने कमांड किया है। मुग़ल एम्पायर का अकबर के जितने भी कह लीजिए कि युद्ध हुए उनमें से बहुत सारा युद्ध जो है एज ए कमांडर राजा मानसिंह ने लड़ा और जीता है। तो कंसोलिडेशन मतलब मजबूती, रिबेल्स को दबाने के में और नए नए टेरिटरीज़ को जीतने में राजा मानसिंह का बहुत बड़ा रोल था। वो फेमस थे अपने वेलोर के लिए और स्ट्रेटजिक एक्यूमेन के लिए। देखिए, जो वेलोर है वो आपको पता होगा, वेलोर मतलब होता है जो वीरता है।
वीरता के लिए तो फेमस थे, साथ में जो स्ट्रैटेजिक एक्यूमेन था, कहने का मतलब स्ट्रैटेजी बनाने में जितने वो कुशल थे, है ना, जितनी उनकी कुशाग्रता थी, वो उनका जितना भी आप एक्सपीडिशन पढ़ेंगे, मिलिट्री एक्सपीडिशन, उसमें दिखता है कि वो किस तरीके से अपने सेना, मतलब कम छोटी सेना को लेकर के भी बड़ी सेना को हरा दिया करते थे। तो इस वजह से वो एक ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर थे। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट अगर मिलिट्री एक्सपीडिशन अकबर को करना होता था तो वो राजा मानसिंह के कमांडर में अपनी आर्मी को भेजते थे। इसके अलावा फ़कीर अज़ीउद्दीन 5वें नवरत्नों में से एक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो नवरत्न है अकबर के, वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग हैं। कहने का मतलब कि टोटल जो नवरत्न है वो कंप्लीट नौ आपको सभी सोर्सेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो जो फ़कीर अज़ीउद्दीन है वो ज़्यादातर सोर्सेज में मेंशन है, लेकिन कुछ सोर्सेज हैं जहाँ मेंशन नहीं है। तो कई जगह पे फ़कीर अज़ीउद्दीन को हटा करके कोई दूसरा नाम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन खैर हम लोग वो लेकर चलेंगे जो ज़्यादातर पॉपुलर है या ज़्यादातर एक्सेप्टेड है। ठीक, जैसे मानसिंह, तोडरमल, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, ये सब तो एक्सेप्टेड हैं हर, कह लीजिए कि केस में, चाहे कहीं का भी सोर्स हो, कैसा भी सोर्स हो, ये सब कॉमन है। कुछ बदलते हैं, उनमें से है जैसे फ़कीर अज़ीउद्दीन। जो अज़ीउद्दीन हैं वो अकबर के रिलीजियस मिनिस्टर थे, और जो एम्परर अकबर थे उनको रिलीजियस एडवाइस भी दिया करते थे। जो भी रिलीजन का टॉपिक होता था उस पर वो उनको रिलीजियस एडवाइस दिया करते थे, और एक सूफी सेंट भी थे। ठीक है, अब जो छठे नवरत्नों में से हैं, छठे रत्न, वो हैं तानसेन, मियाँ तानसेन। ठीक है, तानसेन आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन हैं। बहुत, मतलब आपको पता होगा, म्यूज़िक अगर आप जानते हैं तो तानसेन समझ लीजिए कि बहुत बड़े, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं तो वो लिविंग लीजेंड हैं अभी, लेकिन तानसेन तो अलग ही बात है, वो लेवल अलग है। ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए राग, उस पर बेस्ड हमारा पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का गाना चल रहा होता है। खैर, तो क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत बहुत ज़्यादा मास्टर थे वो, स्पेशली जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसके माहिर थे। ऑब्वियसली वेस्टर्न नहीं बजाते थे कोई पॉप सिंगर, पॉप म्यूजिशियन नहीं थे वो, लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत पर्शियन क्लासिकल म्यूज़िक भी बजाते, थोड़ा बहुत क्या, अच्छा ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल के म्यूजिशियन थे तो वो भी बहुत बढ़िया बजाते होंगे, लेकिन वो जो माहिर थे वो थे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें। ठीक, हमेशा कह लीजिए कि सभी अब तक में जितने समझ लीजिए कि धरती पे ह्यूमन ने लाइफ गुजारी, उन सब में कह लीजिए कि अगर गिने, मतलब कह सकते हैं ना, गिने चुने जो म्यूजिशियन हैं उनमें उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा, इतने बड़े वो म्यूजिशियन थे। और मुग़ल कोर्ट में उनका, मतलब कह लीजिए कि उनका काम था एंटरटेनमेंट, जो मुग़ल कोर्ट है उसको एंटरटेन करना, और म्यूज़िक के माहिर थे तो ऑब्वियसली जब भी कोर्ट का मूड थोड़ा डाउन होता होगा तो वो अपने सुरों से उसको बढ़ा देते होंगे। इसके अलावा जो मुग़ल कोर्ट का कल्चरल वाइब्रेंस था उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था, एकदम मुग़ल कोर्ट को चहल पहल में रखना। ठीक है, कह लीजिए कि म्यूज़िक मिनिस्टर एक तरह से, है ना, अकबर के कोर्ट के म्यूज़िक मिनिस्टर थे। हालांकि ऐसे कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं था, लेकिन वही रोल वो अदा कर रहे थे। तो नवरत्नों में जो 7वें नंबर पे हैं, मतलब कोई रैंक नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा, अबुल फजल के जो भाई थे फैज़ी, ठीक है, जिनको मलिक शुरा का भी खिताब दिया जाता है। दैट मीन्स कि शायर, क्या कहते हैं कि शायरों के मालिक। तो जो फैज़ी थे वो एक बहुत ही जाने माने उस टाइम अकबर के कोर्ट के, अकबर के टाइम के शायर भी थे, ल्यूमिनरी कह लीजिए, है ना, बहुत ही रिनोन पोएट थे, स्कॉलर थे और लिंग्विस्ट थे, लैंग्वेज का बहुत ज्ञान था उनको। इसी वजह से जो शहजादाज थे, कहने का मतलब जो किंग के बेटे थे, उनकी पढ़ाई के लिए अब अबुल फजल के जो ब्रदर हैं फैज़ी, उनको चुना गया था। तो वो कह लीजिए कि मेंटोर भी थे शहजादा सबके, और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो अकबर के कोर्ट के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे फैज़ी।
आठवें जो नवरत्नों में से जो आठवें रत्न थे वो थे मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा जो है वो अपने ह्यूमर और विट मतलब अक्लमंदी के लिए फेमस है। जैसे बीरबल है ठीक वैसे मुल्ला दो प्याज़ा थे। ठीक है, अकबर के कोर्ट में उनका जैसे बीरबल का और अकबर का बहुत सारा एनेक्डोट्स जो है फेमस है, हम लोग सुने हुए हैं, वैसे मुल्ला दो प्याज़ा के भी बहुत सारे एनेक्डोट्स फेमस हैं। और समझ लीजिए कि वो एम्परर और जितने भी कोर्टियर्स थे कोर्ट में, जो भी जितने भी दरबारी लोग थे, दरबार में बैठने वाले मिनिस्टर्स हो गए, उन सब के लिए समझ लीजिए कि जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडी होता है ना, उस टाइप का वो माहौल बनाया करते थे अब बीरबल और मुल्ला दो प्याज़ा। तो दोनों लगभग सेम चीज़ हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है कहने का, और दोनों ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और अपने विट के लिए, अक्लमंद मतलब ऐसा इस तरीके से किसी चीज़ को पेश करना कि आदमी को समझ में भी आए, बहुत गहरी बात भी हो, और सुनने में पहले वो हंसे फिर सोचे कि कितनी बेहतर बात कह गई। ठीक है, जो 9वें नंबर पे जो नवरत्न हैं वो हैं कोई क्या कहते हैं कि अब्दुल रहीम खाना। तो अब्दुल रहीम जो थे वो बहुत ही जाने माने पोइट थे उस टाइम के। इसके अलावा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जो कि अकबर के गवर्नमेंट में काफ़ी हाई पोजीशन एक्वायर किए हुए थे, काफ़ी हाई पोजीशन पे थे। उनकी पोइट्री जो थी, खासकर जो दोहाज हैं, कपलेट्स हैं, है ना, बहुत फेमस हैं। और उनके दोहाज में ना एक कह लीजिए कि फ़िलोसफिकल थीम है, मोस्टली मोरल और फिलोसफिकल थीम पे ही उनका दोहा है, उनकी पोइट्री है। और उनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है वो मुग़ल एम्पायर के कल्चरल हेरिटेज में 4 चांद लगाता है। तो हम लोगों ने अकबर के 9 रत्नों को पढ़ा, और मैंने पहले ही कहा कि सोर्सेज अलग अलग हैं, तो 9 रत्न भी कुछ डिफ़र करते हैं, एक दो जो है वो अलग मिलेंगे, लेकिन कुछ मुल्ला दो प्याज़ा, अब्दुल रहीम खाना, इसके अलावा तोडरमल, बीरबल, मान सिंह, ये सब कुछ कॉमन है जो सभी सोर्सेज में है। एक दो जो हैं वो बदलते रहते हैं अलग अलग सोर्सेज में, तो कोई कह नहीं सकता कि असल में 9 कौन थे। असल में 6-7 बताया जा सकता है, लेकिन एक दो पे थोड़ा है गड़बड़ है। ठीक है, सोर्सेज अलग अलग हैं, पेंटिंग्स अलग अलग हैं। जैसे एक सोर्स है नवरत्न की पेंटिंग का, जिस पेंटिंग में हमको जो नवरत्न देखने को मिल रहे हैं उसमें एक दो जो यहाँ पे लिस्ट मैंने बताया वो चेंज है, तो हो सकता है थोड़ा अलग है। जो अकबर के ब्रदर इन लॉ हैं फैज़ी, उनका भी कई बार नाम लिया जाता है। तो है अलग है वो कहानी। चलते हैं अब हम लोग चैप्टर के एंड पे। तो हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो जो एक एम्परर अकबर थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सबूत है कि वो एक विजनरी लीडर थे। उनका जो विजनरी लीडरशिप है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिखता है, और बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग था। मतलब बहुत ही छोटे सोच के नहीं, बहुत ही ओपन और बहुत ही वाइड, बहुत दूर का सोचने वाला, और प्रोग्रेसिव, ये भी नहीं कि दूर का सोच के परेशान हो रहे हैं खाली, मतलब आगे किस तरीके से हम अपने कल्चर को, हम अपने सोसाइटी को शेप देना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ को लेकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत बेहतरीन था। वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके अलावा इनोवेटिव मनसबदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, दहसाला सिस्टम, है ना, और जस्टिस और वेलफेयर को लेकर के उनका कमिटमेंट दीवाने आम वाला। ठीक, ये सब जो है ना एक कह लीजिए कि प्रॉस्पेरस, फलता फूलता और एफिशिएंट मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन ले किया, जिस पे आगे चल के ये एम्पायर जो और बढ़ा। औरंगज़ेब के टाइम पे कह लीजिए कि हम जब औरंगज़ेब का पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम में हमारा जो इंडिया था वो जीडीपी के मामले में पूरे वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी से ज़्यादा हमारा था। मतलब अभी तो हम लोग 2-3% भी नहीं जाते हैं ढंग से, उस टाइम पे 27% था। तो इसी बेसिस पे वो चीज़ जो मुग़ल एम्पायर है वो आगे बढ़ा, और फिर हम लोग को आर्किटेक्चरल का, मुग़ल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज शाहजहाँ के टाइम पे भी देखने को मिलता। तो उन्होंने लेके हुमायूं जो है आपको पता ही होगा, वो शेरशाह सूरी से जस्ट कह लीजिए कि सूरी डायनेस्टी के बाद मुग़ल डायनेस्टी दोबारा कह लीजिए कि इस्टेब्लिश की और वो चले गए। तो अकबर ने जो किया वो कह लीजिए कि दोबारा एक फाउंडेशन दिया मुग़ल एम्पायर को, और बहुत ही बेहतरीन है ना फाउंडेशन दिया। तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस है उसका इन्फ्लुएंस हम लोगों को आज भी देखने को मिलता है। अपना जो गवर्निंग स्ट्रक्चर, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो मॉडर्न इंडिया का प्रिंसिपल्स है, उसमें हमको अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव
पॉलिसीज़ है, ब्रिलियंस है, वो देखने को मिलता है। उनका जो लेगेसी है वो अभी भी और आगे भी जितने भी लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको इंस्पायर करता है, हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से पावर्स को ट्रांसफॉर्म करते रहना चाहिए ताकि एक इनलाइटेंड गवर्नेंस, मतलब वैसा गवर्नेंस जिसमें आगे का प्रोग्रेसिव सोच दिखता हो, है ना, ताकि जो स्टेट है, जो नेशंस हैं, उसके डेस्टिनी शेप कैसे करेंगे, ये वाला सोच जो है पावर के रिगार्डिंग कि किस तरीके से उसको हम लोग बदलें, किस तरीके से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना बेहतर करें कि हमारा जो देश है वो सिर्फ आगे बढ़ता चला जाए और जितने भी नेगेटिव चीज़ें वो छूटती चली जाएं। इन सभी चीज़ों को हमें याद दिलाता है। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कह लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल है उस लीडरशिप का जो कि समाज का और समाज के लोगों के वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी को प्रायोरिटाइज करता है, सबसे पहले रखता है कि जो लोग हैं उनके परेशानियों को देखा जाए और पॉलिसीज़ सबसे पहले उन पे फोकस किया जाए कि पॉलिसीज़ वो हों क्योंकि वो उन पे लागू होने हैं और उन्हीं के हिसाब के नहीं होंगे तो फिर वो पॉलिसीज़ आपको पता है चरमरा जाएगा। अगर अभी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाए कि मान लीजिए कि जिसके बाल होंगे वही वोट देगा, तो कितना अजीब पॉलिसी होगा कि भाई टकला लोग वोट नहीं दे पाएंगे, ये कौन सा पॉलिसी हो गया। तो जिस पे लागू होना है उसके फेवर का होना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस रहता है। तो आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना बढ़िया चलता है। और अकबर का जो भी पॉलिसी था वो इंडियन पॉपुलेशन को लेकर के था, चाहे वो उनका रिलीजियस टॉलरेंस वाला पॉलिसी ले लीजिए, मनसबदारी सिस्टम ले लीजिए, चाहे वो टैक्सेशन का सिस्टम ले लीजिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सब का सब ये दिखाता है कि लीडरशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें जो भी सोसाइटी हैं, जो भी कह लीजिए स्टेट है, उसके लोगों का वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आपको ये जितने भी चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ जिसमें डाउट हो या कुछ ऐसा लगा हो कि सर यहाँ पे मैंने तो ये पढ़ा, आपने ये बताया, उस टाइमलाइन के साथ आप चाहें तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नया टॉपिक जानना हो तो वो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।